नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म में सकता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क कर लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर का जो स्टेक है हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इधर पे चौंकाने वाले जो डेटा सामने हमें देखने को मिल रहा है। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, उन्होंने अपने स्टेक को बहुत ही कम कर लिया। पिछले कुछ क्वार्टर से FIS ने और DIS ने कंटिन्यूसली स्टेक को सेल किया, और दूसरी इधर पे पब्लिक की जो क्वांटिटीज है वो थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, और इसी के वजह से मार्केट में थोड़ा सा आज के दिन में हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि आज हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, और दोस्तों ASM के स्टेज 1 में इसका नाम देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग की बात की तो गैस हमें 550 के आसपास देखने को मिल रहा था। क्या दोस्तों सच में ये कंसर्न है? मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है, आपको अपने कन्विक्शन पे भरोसा होना चाहिए। आपको पता है कि अभी क्वार्टरली जो नंबर्स आने वाले हैं इसमें इनके परफॉर्मेंस थोड़े से डल हो सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने इसके पहले भी बता दिया, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत ही लोअर लेवल पे खरीदा था, आपको खरीदने के लिए बताया भी था, तो हम लोग तो इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और इनका जो फ्लोरोकेमिकल का निवेश है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस FIS और DIS हमेशा अपने स्टेक को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। यस, स्टॉक में काफ़ी एक रैली देखने को मिली है, और उम्मीद से बाहर भी ये रैली देखने को मिल चुकी थी। इस हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैं अपने साइड से बताऊं तो जी हाँ, तो मैं प्रॉफिट में हूं, बट फिर भी मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं, कंसर्न अगर आपको होता है, तब चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फ्रेश बैंक की बात की जाए तो जी हाँ, थोड़ा सा गिरने दीजिए। 500 के आसपास आता है, 520 के आसपास आता है, उधर पे धीरे धीरे SIP के वे में उसको उठाना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है, और उनके जो रेवेन्यू एडिशन है ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे, और तब दोस्तों हमें FIS और DIS का भी आंकड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। आज की बहुत बड़ी अपडेट है इन्फोसिस के Q2 के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो अनुमान था उसी के लगभग हमें देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आपको पता है कि TCS में भी इसी तरह के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और मार्केट ने उसको नेक्स्ट डे काफ़ी पनिश किया। TCS की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो पैट है, ऑफकोर्स मुझे जो TCS के नंबर्स हैं थोड़े से डल दिखाई पड़ रहे थे एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, बट मेरे हिसाब से गाइस इन्फोसिस के नंबर इन्होंने अच्छे पे किए हैं। और दोस्तों डिविडेंड की बात की जाए तो इनका 15 रुपया डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें, मैंने आपको इसके पहले भी एक प्रीव्यू बताया था जहां पे इनके जो पैट है उससे इनलाइन में आने के चांसेस है, तो बहुत ऐसे एनालिस्ट इनका मानना है कि नंबर्स कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, नंबर्स वही ओके ओके हैं। तो लेट्स सी दोस्तों मार्केट में इसको लेके क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। इन्फोसिस की बात की जाए तो गैस एक लाइफ टाइम वाला स्टॉक है, अगर इसको लेके गिरावट अगर होती भी है आप टेंशन मत करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये खरा सोना है। अगर आज की क्लोजिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज हमें 1-1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, और 1700 के पास आज जाके थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए, एक तरह का बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है। इसके पहले कोरोना पैंडेमिक था, इनके ऑपरेशंस काफ़ी चालू थे, तो बहुत लोगों को काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा था। तो उसके पीछे की वजह क्या थी? आपको पता है कि सारे बिजनेस शट डाउन थे और इनके बिजनेस चल रहे थे, सारे IT वाले बिजनेस। तो जी हाँ दोस्तों, उनके जो नंबर्स थे अगर आप दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें तो काफ़ी चुकाने वाले थे, प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे। इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। तो जी हाँ, इसके पहले भी मैंने इंडेक्स मैनेजमेंट को लेके आपको बहुत बार समझाया है, बताया भी है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलता है, स्टॉक प्राइस ऑफकोर्स एक इंडेक्स मैनेजमेंट का भी शिकार हमें देखने को मिलता है। इसके पहले भी IT में काफ़ी रैली देखने को मिल चुकी थी। मेरे हिसाब से गाइस इन्फोसिस, TCS या फिर कोई भी अच्छे IT स्टॉक्स में अगर आपका निवेश है, आप कंटिन्यू करें, मार्केट की फिक्र आप ना करें। गिरता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉस में नहीं बेचिएगा, आपके प्रॉफिट थोड़े से कम होंगे, लेकिन यस आपका ऑफकोर्स उसमें होल्डिंग रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो उनके नंबर्स हैं हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कुछ सरप्राइजिंग नंबर नहीं थे, बट मेरे हिसाब से मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप देखें, विप्रो में वही हमें कहानी देखने को मिली। इनके जो नेट प्रॉफिट है, कॉन्सोलिडेट मैं बात बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड की नहीं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, उसमें हमें 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, और ये मार्केट को पहले से अनुमान था, लेकिन इनका भी जो एस्टिमेट है वो हमें इनलाइन देखने को मिल रहा है, और मार्केट में एस्टिमेट जो है वो बीट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्फोसिस की बात की जाए, 5,000 करोड़ का अगर क्वार्टरली कोई प्रॉफिट करता है तो बहुत बड़ी बात है। सेम दोस्तों अगर विप्रो की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पर आप देखें, इनका जो कमेंट्री है, जो गाइडलाइन है, बिकॉज मैं
कमेंट्री गाइडलाइन को भी चेक करता हूँ, देखता हूँ कि इनके मैनेजमेंट ने फॉरवर्डिंग Q3 में क्या बोला है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2 से 4% हो सकते हैं और ये अपने आप में ही ऐसे ब्लू चिप कंपनी के लिए बहुत ही स्वागत वाला मूव हमें देखने को मिलता है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट को कुछ सरप्राइज चाहिए, तो आईटी के नंबर्स हमने देखे, कुछ सरप्राइजिंग नहीं थे लेकिन यस उतने खराब भी नहीं थे मेरे हिसाब से। दोस्तों हमेशा अगर आप उम्मीद करते हैं कि हर क्वार्टर में बीट होगा, हर ईयर में बीट होगा, ये थोड़ी सी ना समझी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इसका फ़ायदा इंडेक्स मैनेजमेंट उठाते हैं, एक ऑपरेटर उठाते हैं। बट मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे आपको लॉन्ग टर्म का ज़रूर बेट खेलना चाहिए। बात की जाए विप्रो की, तो आप देख सकते हैं कि आज हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बट मेरे हिसाब से गाइस मार्केट इसको चीयर करे, पनिश करे, डजंट मैटर, ऐसे स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। विप्रो की बात की जाए, बहुत ही पुराना इतिहास है, बोनस किंग हमें देखने को मिलता है। और इसके पहले अगर आप देखें तो विप्रो का जो चाल है बहुत ही स्लो देखने को मिल रहा था। अब कोई भी स्टॉक अपने बेस प्राइस से 2 गुना 2.5 गुना भाग जाएगा तो उसमें थोड़ी सी टेम्प्रोरी फॉल आती है। बट यस मार्केट सुप्रीम है, लेट्स सी कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से इसको आराम से कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, ये खरा सोना है और गिरता भी है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे हिसाब से दोस्तों 650 के आसपास, 640 के आसपास अगर गिरावट होती है तो इधर पे घुसने का मौका हो सकता है। और एटोन शरी लगा के फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे इसमें आप अपना एक्मुमुलेशन कर सकते हैं। कल ही के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, शेयर किया था, बताया था कि टाटा मोटर्स में एक टीपीजी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और इसका जो ईवी आर्म है इसको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो पूरा डील दोस्तों 1 बिलियन USD हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा मूव है। और जो ईवी को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ही ईगर रहते हैं कि उनको निवेश करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाटा मोटर्स अपने आप में ही ईवी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कंपनी बनने वाली है। और इसके पहले भी मेरी जो कमेंट्री थी कॉन्स्टेंट थी, स्टॉक फटाफट में मैंने दोस्तों हर 2-3 दिन में इसको बहुत बार कवर किया था। और आपको एक ही बात बताई है कि SIP की वजह से इक्का दुक्का स्टॉक लेकर उठाते रहें और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करें। और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में 20% के आसपास हमें टाटा मोटर्स के शेयर में उछाल देखने को मिल रहा था। अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो है 509 के ऊपर हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं अभी के टाइम में इसको लेके बहुत ही बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी कमेंट्री वही साफ है और एकदम दोस्तों अडिक मैं हमेशा अपनी कमेंट्री पे रहता हूँ। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ, इस तेजी से गुमराह मत हो जाइएगा, मार्केट बुल फेस में है। तो जी हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत लोगों ने कवर भी नहीं किया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो कंटिन्यूसली इसको कवर भी कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो रणनीति है साफ है। प्राइस की बात की जाए तो 509 के आसपास है। बल्क निवेश की बात की जाए तो मैं इधर पे भी नहीं बोल रहा था, अभी भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यस अगर आपके पास कैपेसिटी है तो इसको वीकली उठाएं, इसको मंथली उठाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 12 से 18 महीना दोस्तों आप इसको धीरे धीरे उठाते रहें। लॉन्ग टर्म में अगर 2025 तक इनका ईवी का ड्रीम अगर सक्सेसफुल होता है, कंपनी डेट फ्री होती है, तो ये सब इसमें आग में घी डालने वाले काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ईवी में निवेश करना है टाटा मोटर्स के ऐसे स्टॉक्स में, तो धीरे धीरे 12 से 18 महीने का समय लीजिए और धीरे धीरे इधर पे अकोमोडेशन करें। लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। स्कैम्स की बात की जाए लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमें अगर आप देखें तो एक नेगेटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था, आज भी हमें 26 पॉइंट डाउन क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो याद करिए वो दिन जब इंडिया मार्ट, एफएल, डिक्सन जैसे स्टॉक्स में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी और बहुत लोगों को काफ़ी पैनिक हो गया था। बहुत लोग तो इतना डर गए थे कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैंने क्या बताया, कन्विक्शन पे अडिग रहिएगा। कोई भी स्टॉक अगर बॉटम से इतना भागता है तो उसमें 23% फिबोनाची पैटर्न, 38% फिबोनाची पैटर्न वो देखने को मिलता है। लेकिन ये सब पैटर्न को जो लेवल है आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज इन सब लेवल पे ही आपको एंट्री करने का मौका हो सकता है आपके पास है। डू नॉट पैनिक, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बात की जाए ग्रोथ के वाइज में तो जी हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट मुझे लगता है म्यूचुअल फंड वाले से ये पैसे ज़्यादा बना के देगी तो आपके पास है, कंटिन्यू करें। बिकॉज जब बुल फेस आता है बहुत लोग को निवेश करना होता है, बियर फेस में वो पैनिक करते हैं। लेकिन दोस्तों रिमेंबर एफएल में, इंडिया मार्ट में क्या हुआ था, टाइम दीजिएगा, आने वाले 2 क्वार्टर में ये सारे पैसे रिकवर होंगे और इधर पे धीरे धीरे SIP करके अपनी होल्डिंग को बढ़ाइए। और 3000 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ, फिबोनाची पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास माइनस करके जो भाव निकलता है उधर पे हमें MOS निकल के आता है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। CDSL की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट अभी भी खुल रहे हैं ये हिस्टोरिक लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों CDSL को मैंने भी 1150, 1200, 1250, 1300, 1400 पे कवर किया था। आज के भाव की बात की जाए तो गैस 1420 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों ने बोला था ये मत लो, वो मत लो, 1000 आएगा, 900 आएगा। आप देख सकते हैं गैस कि फिर से ये 1400 के आसपास जा चुका है। बट मैंने क्या बताया कि लोग प्राइस को देखते हैं, फंडामेंटल को नहीं देखते हैं, माल को नहीं देखते हैं। आई मीन टू से दोस्तों इधर पे आपको क्वालिटी ऑफ द स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उसी को ही हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसी को ही हम लोग फंडामेंटल बेस बना के इधर पे निवेश करते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म एक डेट फ्री कंपनी है, अभी के टाइम मोनोपोली क्रिएट कर रही है और जिस हिसाब से इसका बिजनेस ग्रोथ है लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। तो मेरी कमेंट्री वही है, अगर आपने 1300 पे, 1250
250 पे मेरी कंटिन्यूसली एफर्ट के बाद भी नहीं उठाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अभी भी एसआईपी करिए, एक बार Q2 के नंबर्स इन लाइन आते हैं तो गाइस इसमें एक बहुत ही बड़ा तेज़ी का माहौल बन सकता है। बात की जाए आईटीसी, जी हाँ दोस्तों, आईटीसी ने सबको चौंका दिया। अभी की बात की जाए तो आज के दिन हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों याद करिएगा मैंने आपको बताया था कि 250 का लेवल को तोड़ता है और उधर पर जाकर स्टेबल होता है तो भाई हमें अपनी रणनीति साफ कर लेनी है। तो निफ्टी की बात की जाए 18,000 के आसपास जा चुका है, उसके बाद भी अगर आईटीसी नहीं चलेगा तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। एक तो गाइस कंपनी 4-5% के आसपास डिविडेंड देती है और मैंने आपको साफ साफ बताया है कि 250 को तोड़ने दीजिए, उसके बाद 235 का एसएल लेके फॉर लॉन्ग टर्म आराम से पोजीशन बनाइए। ये दोस्तों खोने के लिए इसमें कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ और लिए हुए हैं। तो एकदम दोस्तों इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और एक बार ब्रेकआउट होगा इसमें किसी को घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें और 250 के बाद अगर आपको एंट्री लेना है 235 का एसएल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत लोगों का ये पेशेंस टेस्ट करता है। तो आपके पास अगर पेशेंस की कमी है तो 235 का एसएल लेके आप काम करें, पेशेंस आपके पास है तो ही बाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो निफ्टी की तेजी में भी आईटीसी आपको एमओएस का लेवल मिल रहा है जो आने वाले 1 साल 6 महीना में नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। मैंने आपको 12 बताया था लापरवाही महंगी पड़ सकती है। और जुबलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए जब ये 4,000 के लेवल पे था उससे भी नीचे था, मैंने आपको बताया था कि इधर पे आपको एकोमोलेशन ज़रूर करना है अगर आपको ऐसे बिजनेस में निवेश करना है। एक तो पिज़्ज़ा वाली कंपनी की बात की जाए तो मोनोपोली दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ है। अभी की बात की जाए तो अनलॉकिंग का जो फेस है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत जगह पर त्यौहार आ रहे हैं तो इनके बिजनेस में भी आग लगना एकदम तय है। अब देख सकते हैं कि एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है और ब्रेकआउट दे ही दिया है। तीसरे पे अगर आप देखें तो मैंने आपको साफ साफ बताया था और अभी बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं ऐसी कंपनी वगैरह सोचेंगे कि आपको 20% 30% डिस्काउंट मिले तो नहीं होता। ये सब कंपनी अगर आप देखें वैल्यूएशंस तो भाई 160 के पी पे है। क्यों इतना मार्केट इसको प्रीमियम दे रहा है? क्योंकि आने वाले कल में इसका एक डिमांड है। मोनोपोली स्टॉक्स का हमेशा प्राइस टूनिंग महंगा रहता है तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो बस अभी भी आप चाहें तो कम से कम 2 स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं और जितना गिरे उतना उठाइए। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी वेल्थ बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म होल्ड जरूर करना पड़ सकता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड कब भागेगा, बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मैंने क्या बताया दोस्तों, इंडिया मार्ट में 6 महीना में कोई पैसे नहीं बने थे। एफएल तो भाई 4-5 महीना एकदम परेशान कर दिया था, नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन आपने देखा कि कैसे 2 से 3 वीक में ही पूरा जो कंडीशन है चेंज हो गया। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, मैं अभी बोल रहा हूँ प्रिंस पाइप को बहुत ही सस्ते भाव में मिल रहा है और इसके बाद अगर गिरावट होती है तो वो दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे खड़े सोने में निवेश करने का। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप है तो ऑफकोर्स एक रिस्क एसोसिएट होता है। अगर आपको 2-5% गिरावट से पैनिक नहीं होता है, आपके हाथ पांव नहीं फूलते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस अभी भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैनिक लगता है कि भाई गिरते ही मतलब खरीदते ही अगर स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, आप 720 का वेट कर सकते हैं, 710 का वेट कर सकते हैं। अब आएगा कि नहीं ये कोई बता नहीं सकता बिकॉज इधर पे चार्ट पे कंडीशन में ब्रेकआउट इमर्ज हो सकता है और एक बार 200 ये ब्रेकआउट अगर देता है तो मुझे लगता है कि प्रिंस पाइप अनस्टॉपेबल हो जाएगा। हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटीज बहुत ही लो लेवल से होल्ड की और 700 के लेवल पे भी हमने खरीदा था। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि मैं फंस चुका हूँ उनको निकलने का ही मौका मिला था 73 के आसपास, लेकिन उधर पे वो निकले नहीं क्योंकि उनको थोड़ा सा और टर्न चाहिए। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपनी मानसिकता को फिक्स रखिए। इन्वेस्टर है, बी इन्वेस्टेड, ट्रेडर है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और एक बार ब्रेकआउट देती है और इनके नंबर्स अगर एस्टिमेट से ठीक आ जाते हैं तो भाई इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। टाटा पावर की बात की जाए तो सेम अभी के टाइम में टाटा पावर काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी मैं टाटा मोटर्स को, टाटा पावर को एक ही बात बताई है कि प्राइस काफ़ी छोटा है लेकिन धीरे धीरे अपनी एकोमोडेशन को बढ़ाइए। और दोस्तों ये जो लाइन है मैं 120 के भाव पे रटता आ रहा हूँ और अभी की बात की जाए तो हमें 15% के आसपास तक देखने को मिल रही थी। टाटा पावर की बात की जाए इनके फंडामेंटल्स में क्या इतने चेंजेस आ गए हैं? नहीं दोस्तों, इतने चेंजेस अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आ रही थी आरओई को लेके, आरओसी को लेके, इनके जो मैनेजमेंट की जो बड़ी कमेंट्री थी कि आने वाले 2-3 सालों में इनके आरओसी आरओई डबल डिजिट में देखने वाले हैं। अभी की बात की जाए तो बहुत जगह पे ये पावर इंस्टेशन को बात की जाए उसको एक्वायर भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है बट मेरे हिसाब से धीरे धीरे आपको कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे 18,000 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें 12 से 18 महीने का समय लें और धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, स्टॉक निकला है निकल जाने दीजिए। 100 स्टॉक खरीदना है टाटा पावर कम तो कम से कम 10 से 20 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे डिप मिलता है सही है, वरना रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज उसके बाद तो ऑफकोर्स एक गिरेगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको सब छोटी छोटी लाइक जो डिप्स है उसमें बाइंग करते रहनी है। मैंने आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर एक स्पेशल वीडियो बना दी और बताया भी है कि 2030 तक ऐसे बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं होंगे। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है कि इधर पे आप बिजनेस की वैल्यू समझिए। रिटेल चेन की बात की जाए तो रिलायंस और एवेन्यू सुपरमार्ट यही हमें दो देखने को मिलते हैं
एफ रिटेल की बात की जाए, फिश रिटेल की, तो वो हमें आउट ऑफ द लीग देखने को मिलता है। और भारत के बाज़ार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही ह्यूज कंजम्पशन हमें देखने को मिल जाता है। अगर कंजम्पशन को देखें, इनके पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब एक ऐसी कंपनी है जो आपको घुसने का मौका देती नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी पे जल्दी प्रॉफिट बुक मत करिए। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मैंने जल्दी बेच दिया। मैंने आपको हमेशा बताया कि SIP इज़ द बेस्ट वे। प्राइस गिरे भागे उससे मतलब नहीं होता है। SIP अगर आप टॉप पे भी खरीदेंगे, जो जिन्होंने तो इधर पे भी लिया उनको लग रहा था उन्होंने महंगा ले लिया, लेकिन जिन्होंने टाइम दिया अच्छे खासे पैसे बने। और रैली के पहले भी मैंने इसको एक लाइक बताया था कि इधर पे इनके जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा 1 वीक पहले। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो इधर पे अगर आप देखें तो उसी केस में हमें आज के दिन भी इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। मेरी कमेंट्री एकदम साफ है, इन सब स्टॉक्स में, जुबिलेंट फूड वाले स्टॉक्स में धीरे धीरे SIP करें और प्राइस को मत देखें, ये देखें कि आपको आने वाले 10 साल में कितना स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। वैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को फटाफट कवर किया है, थोड़ी फास्ट हो गई है, माफ़ करिएगा, लेकिन करना ही ज़रूरी था। इनमें से अगर आप देखें तो एफएल इंडिया में भी आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत लोग पूछे कि सर यस इंडिया मार्ट तो पार हो चुका है, एफएल में कब आएगी रैली? जल्दी ही आएगी, आपको बस पेशेंसली इसको होल्ड कंटिन्यू करना है। बस बहुत लोग पूछे कि सर FNO में कब आएगा, तो अभी तो कोई गारंटी नहीं है, बट मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीना में इसका नाम भी FNO की लिस्ट में आ सकता है। तो जी हाँ, Q2 के नंबर्स थोड़े से रोबस्ट हो सकते हैं। ऑल्दो प्रभुदास लीलाधर की बात की जाए तो उनकी कुछ कमेंट्री थी कि रेवेन्यू की बात की जाए तो वो थोड़े से फ्लैट देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली बेसिस की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ओवरवेटेज है तो अभी भी थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन आपके पास अगर वेटेज सही है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये भी दोस्तों A से बाहर नहीं आया है, ऑल्दो सर्किट रिवाइज हो चुका है और एक दिन देखिएगा उठिएगा सुबह को वैसे ही अपर सेकंड फ्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और एड वाले बिजनेस बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आने वाले कल में। इसको कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिवॉर्ड मिल सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।